हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम सास सुंदरी का भाग 2 सुनेंगे। चलिए शुरू करें। एक सुबह जबकि डॉक्टर रावत अपने क्लिनिक वाले कमरे में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने वहां रोगियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति को भी अपनी प्रतीक्षा में बैठा पाया जो उनका खूब परिचित ही नहीं, अच्छा खासा दोस्त भी था। हेलो मिस्टर गोपाली, कब आए बम्बई से? डॉक्टर रावत ने अपने पूर्व परिचित मित्र की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। खूब अच्छे हो ना? तुम्हारी दोनों सदाबहार पत्नियां तो मजे में है ना? तो यह थे गोपाली, राय कृष्ण गोपाली, रियासती जमाने में चमनगढ़ के प्रसिद्ध सरकारी जासूस, बेहद खुशमिजाज व्यक्ति। अधेड़ अवस्था में भी गोपाली स्वास्थ्य की दृष्टि से अधेड़ नहीं प्रतीत होते थे। उनमें केवल इतना ही अंतर आया था कि दोनों कनपटियों पर सफेद बाल थे जो ऐसे प्रतीत होते थे जैसे किसी जवान अभिनेता ने अधेड़ का अभिनय करने के लिए मेकअप किया हो। हेलो डॉक्टर, हाथ मिलाते हुए गोपाली बोले। मैं आज प्रातः ही बम्बई से आया हूँ डॉक्टर। लोगों ने बुरा चाहने पर भी मैं खूब अच्छा हूँ। मेरी दोनों पत्नियां सदाबहार ही रहेंगी। तुम्हारे कोसने से कोई अंतर नहीं पड़ता। देखो, वक्त आने दो। गोपाली का कंधा थपथपाते हुए डॉक्टर ने कहा। बड़ी खुशी होती है उन्हें देखकर। महाराज क्या बम्बई में आकर रहने लगे? अब यार पार्टी ही नहीं मिलती। बोलो, क्या पियोगे? सिगरेट। रावत ने सिगरेट केस बढ़ाया। हाजिर है। सिगरेट सुलगाते हुए गोपाली ने पूछा, क्या हाल है वकील शोभाराम का? बिल्कुल ठीक है। अरे तुम समझते क्या हो, हम अपने जमाने के लुकमान हैं। सो तो देख ही रहा हूँ। क्या मैं शोभाराम से मिल सकता हूँ? जरूर मिल सकते हो, लेकिन क्या तुम शोभाराम से मिलने यहाँ आए हो? जी हाँ। यानी मुझसे मिलने नहीं आए? जी नहीं। मरीज के सम्मुख ही डॉक्टर रावत ने बेतकल्लुफी से गोपाल की बाहों में भरकर कहा, अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं, शोभाराम से नहीं मिलने दूंगा। हद होती है बेमरबती की। अगर तुम्हें शोभाराम से मिलना है तो कम से कम 4 घंटे यहाँ मेरे साथ बैठना होगा। मुस्कुराए गोपाली। ऐसा पागल नहीं हूँ मैं कि 4 घंटे तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर तुम्हारे 50 मरीजों की बददुआएं लूं। तुम मरीजों से निपटो, घर भाभी जी को खबर भिजवा दो कि गोपाली आ रहा है, दावत का शानदार इंतजाम कर लें। दोपहर में डट कर भोजन होगा, उसके बाद शतरंज की बाजी लगेगी। देखूंगा तुम कितने पानी में हो। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें शोभाराम के पास 4-5 घंटे लग जाएंगे, कम से कम ज्यादा भी लग सकते हैं। बात क्या है? कुछ ना कुछ तो बात है ही, जो सिर्फ इसी कारण बम्बई से चलकर यहाँ आया हूँ। दोपहर में बताऊंगा। शोभाराम का कमरा नंबर 34। ऑलराइट, मैं चला भाई। मेरे प्यारे दोस्त। कमरे में बैठे मरीजों को संबोधित करके गोपाली चलते चलते कह गए, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सेहत चाहते हो तो डॉक्टर से बचो। लेकिन कोई ना कोई बात थी जरूर कि गोपाली जैसे खुशमिजाज व्यक्ति का चेहरा कमरा नंबर 34 तक पहुंचते पहुंचते गंभीर हो गया। उनके चेहरे पर हठीली मुस्कान के स्थान पर कटु गंभीरता छा गई। शोभाराम आजकल डॉक्टर क्लिनिक की सैनिटोरियम समझकर आराम से छान रहे थे। पूर्ण विश्राम। अभी अभी धूप चढ़े वे सोकर उठे थे। नर्स चाय रख गई थी और वह अखबार में उलझे थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? द्वार पर गोपाली ने पूछा। आइए। शोभाराम ने दृष्टि उठाई। वह सोच रहे थे कि आगंतुक को कहीं न कहीं देखा जरूर है, किंतु कहाँ। अखबार एक ओर रखते हुए कहा, बैठिए। धन्यवाद, मेरा नाम गोपाली है। ओह हाँ, अब याद आया, आप धीरज कुमार के दोस्त थे। यूं तो साहब आपकी कारनामे कहानियां बनकर चमनगढ़ में प्रसिद्ध हैं। खूब खूब आए साहब। मैं एक छोटी सी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकेंगे? इसीलिए तो आया हूँ। कुछ देर दोनों में औपचारिक बातें होती रहीं। शोभाराम ने गोपाली के आतिथ्य विशेष में चाय के अतिरिक्त नाश्ता भी मंगवाया। जब यह सब समाप्त हुआ तो सिगरेट सुलगाते हुए गोपाली बोला, हाँ तो वकील साहब, आपके साथ जो कुछ गुजरी, क्या आप चाहते हैं कि यह घटना दोबारा ना हो? चकित सी दृष्टि से शोभाराम ने गोपाली को देखा। मिस्टर गोपाली, मुझे आपके प्रश्न पर आश्चर्य हुआ। शायद आप जानते नहीं हैं,
कि जो कुछ मुझ पर बीती है वह इतनी भयानक है कि दुश्मन पर भी ना बीती। अगर फिर ऐसा हुआ तो यकीन कीजिए कि मैं मर ही जाऊंगा। मैं आपको सुनाता हूँ, मैंने सब कुछ पढ़ा है। शोभाराम ने बात काटते हुए गोपाली ने कहा, उस घटना की भयानकता का आभास मुझे है। विश्वास कीजिए, एहसास मैं एहसान नहीं जता रहा हूँ, परंतु वास्तविकता यह है कि मैं इसीलिए बम्बई से आया हूँ कि कहीं आपको प्राणों से हाथ ना धोना पड़े। मेरा विश्वास है कि अगर आप थोड़ी सी कुर्बानी कर सकें तो यह संकट टल सकता है। क्यों नहीं? यह सत्य आपको समझाने की आवश्यकता नहीं कि सबसे अहम चीज है जान। अच्छा, सिगरेट का एक लंबा कस छोड़ते हुए गोपाली ने कहा, क्या आप अपनी जिंदगी की नियामत मानकर जिंदगी के लिए धीरज कुमार की जायदाद से अपना दावा हटा सकते हैं? क्या? वकील साहब चौंके। हाँ, निश्चयात्मक स्वर में गोपाली ने कहा। एक धक्का सा महसूस किया शोभाराम ने। लगभग 4 लाख की जायदाद, जिसका कोई दूसरा दावेदार नहीं, जिसका मिल जाना लगभग निश्चित था, उसे छोड़ने की बात बिल्कुल वैसे ही थी कि 5 लाख रुपए जेब से निकालकर फेंक दिए जाएं। असंभव। शोभाराम का अंतर्मन कह रहा था कि पुत्र और पुत्रियों के भविष्य के लिए 5 लाख रुपए मायने रखते हैं, लेकिन दावा क्यों छोड़ दिया जाए? वकील साहब, शांत स्वर में गोपाली बोला, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि धीरज कुमार ने अपने होशो हवास में अपनी जायदाद किसी के नाम वसीयत की है। यह असंभव है। तपाक से शोभाराम ने कहा, बिल्कुल संभव है। असंभव है, मैं हरगिज नहीं मान सकता। पागल खाने वालों ने उसे लाइलाज मरीज घोषित किया था। अगर किसी के नाम वसीयत होती तो वह बहुत पहले कानून द्वारा जायदाद हासिल कर सकता था। धीरज कुमार ने जीते जी, आप ठीक कहते हैं, वह चाहता तो हासिल कर सकता था। इसमें चाहने की क्या बात है? सस्ते जमाने में भी यह संपत्ति 2 लाख से भी कम ना थी, और 2 लाख कुछ कम नहीं होते। हाँ, 2 लाख वाकई कम नहीं होते, लेकिन वकील साहब, प्रश्न यह है कि जिंदगी अहम है या 2 लाख? जिंदगी अहम है या 5 लाख? इसमें नाम वसीयत की गई है। वह जानता है कि जायदाद मुफ्त में नहीं मिलेगी। इसका मूल्य है एक अथवा अनेक के प्राण देकर चुकाना पड़ सकता है। खैर छोड़ो, इस बात को आप जानते हैं धीरज कुमार क्यों पागल हुआ था? नहीं। क्या आप जानते हैं कि धीरज कुमार की पत्नी कैसे मरी? नहीं। क्या आप यह सब जानना चाहते हैं? नहीं। वकील साहब को ऐसे लगा जैसे गोपाली उसके पास कोई स्वार्थ सिद्धि करने आए हों, अतः उनके एक शब्द नहीं में कठोरता और घृणा का संयुक्त मिश्रण था। परंतु गोपाली दृढ़ थे। उन्होंने नया प्रश्न किया, आपको घाटी का वह महल देखा है जो धीरज कुमार की जायदाद का एक बहुत बड़ा भाग है? नहीं। तब आप मेरी एक राय मानिए। आप धीरज कुमार की जायदाद के दावेदार हैं, इसीलिए घाटी के महल में जाइए, उसमें एक रात व्यतीत कीजिए। अगर जिंदा लौटकर आ जाएं तो फिर शौक से उस जायदाद के मालिक बनिए। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? वकील ने झुंझलाकर कहा। धमकी? समझ लीजिए, क्या मिलेगा आपको डराने से? मैं आपको डराना नहीं, बचाना चाहता हूँ। इसीलिए यह मेरा चैलेंज है कि एक बार मैं आपकी घाटी के महल में एक रात नहीं 50 रात रहकर दिखा दूंगा। मुकदमे का फैसला हो जाने दीजिए। मुकदमे के फैसले तक आप जिंदा ही नहीं रहेंगे वकील साहब। आप विश्वास कीजिए कि मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, आप सरासर मुझे धमकी दे रहे हैं। आप जानते हैं कि घाटी का महल लावारिश है और उस पर बाकायदा सरकारी सील लगी हुई है। अगर सील ना होती तो? गोपाली ठहाका मारकर हंसे। सील तो मैं जिस क्षण कहेंगे तुड़वा दूंगा। आप भली प्रकार जानते हैं कि चमनगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट मेरे लंगोटिया यार हैं। हो सकता है कि आप जिद के कारण वहां एक रात रहने को तैयार हो जाएं, लेकिन परिणाम होगा मृत्यु। गलत मत समझिए वकील साहब, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। यूं मैं जानता हूँ कि धीरज कुमार पूरे 22 वर्ष पागल खाने में रहा है और आपके स्वर्गीय पिताजी के पास बासंती की लाश को लाने वाला मैं था। मैंने ही सरकारी खर्च पर धीरज कुमार को पागल खाने में भर्ती कराया था और वहां मैंने ही लिखवाया था कि आप उनके निकट संबंधी हैं। लेकिन उफ, परेशान होकर शुभारंभ कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं? सिर्फ आपका भला। आपकी ओर से बेरुखी सही है, लेकिन इसके कानून प्रभावित नहीं होता। आप उसके निकटतम संबंधी हैं, अतः जायदाद का मुकदमा आप जीत ही जाएंगे।
मैं यह भी जानता हूँ कि जिसके नाम धीरज कुमार ने वसीयत की है वह कभी इस वसीयत को प्रकट नहीं करेगा, इसीलिए कि उसे धन से ज़्यादा जान प्यारी है। आपको इजाज़त मिले कोई भी तो उसका विरोध करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि मुकदमे का फैसला होने तक आप जीवित नहीं रहेंगे। किसी भी जीवित का विरोध ना होने पर विरोध है किसका, यह मैं नहीं कह सकता। प्रगति का रहस्य अभी यह तक रहस्य है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप शायद ये नहीं जानते कि आपके गले पर उंगलियों के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन निशान हैं, हड्डियों के निशान, जो स्पेशलिस्टों के लिए भी समस्या है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आप धीरज कुमार और बासंती के निकटतम होते हुए भी उनके विषय में कुछ नहीं जानते। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप जानते तो ये जोखिम कभी नहीं उठाते जो दुर्भाग्य से आप उठा बैठे हैं। खूब, तो आप पुलिस के इस बयान को भी झूठा साबित करना चाहते हैं कि यह सब पेशेवर गुंडों का काम है? हंसे गोपाली। पुलिस के बयान कैसे होते हैं, किस तरह तैयार किए जाते हैं, यकीनन आपसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। पुलिस नहीं चाहती कि जनता में पिशाच का भय फैले। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आप पिशाच के अस्तित्व पर विश्वास करें, मैं खुद विश्वास नहीं करता। लेकिन यह सब क्या है, क्या रहस्य है, मैं आज तक नहीं जान पाया। जो मैंने देखा है मैं आपको वह सब बताने आया हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आप जान की बाजी लगाने से पहले सब कुछ समझ लें। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? क्या धीरज कुमार की पास पत्नी बासंती कैसे मरी थी? ओह बताइए ना। बताने ही आया हूँ, आप वकील हैं, कुछ प्रमाण भी साथ लाया हूँ। जो कुछ मैंने सुना चाहता हूँ आप सहजता से साथ सुन लें। इसके बाद आप हर प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। क्या मैं आशा करूं कि आप शांति से मेरी बात सुनेंगे? आप कहिए तो, संदेशपद उतावली से शोभाराम ने कहा। कहने ही तो आया हूँ। दृष्टि उठाकर गोपाली ने द्वार के निकट बैठी नर्स को संबोधित करके कहा, मिस साहिबा, क्या आप मुझे एक प्याली कॉफ़ी पिलाने की कृपा करेंगी? एवज में मैं आपको बहुत बढ़िया कहानी सुनाऊंगा। नर्स आदेश पाकर गई तो अपनी रसिकता का प्रमाण शोभाराम को देते हुए गोपाली बोले, कुछ भी हो, तुम्हारी नर्स हॉर्लिक्स से अधिक स्फूर्तिदायक और फ्रांस की बिस्की से अधिक प्रेरणास्पद है। संक्षेप में यह कि वाकई चीज है, इसे देखकर कश्मीरी चेरी की याद आ जाती है। पिशाच सुंदरी के अगले भाग में हम इसके आगे की कहानी जानेंगे। ओके, बाय।